तो कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से शुरू करेंगे अपना न्यू चैप्टर्स के साथ। और इस चैप्टर्स का नाम जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोसेसिंग। यहाँ पे लिखा है अवार्ड ऑफ बेसिक्स, अवार्ड्स ऑफ बेसिक्स। मतलब हम लोग जितना बेसिक्स में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जितना हो सके उतना बेसिक्स में जानने की कोशिश करेंगे। तो फिर चलो शुरू करते हैं कि आज क्या क्या पढ़ेंगे वो थोड़ा सा देख लेते हैं। हम पढ़ेंगे आज प्रिजर्वेशन के बारे में, आज पढ़ेंगे फ्रूट प्रोसेसिंग के बारे में एंड वेजिटेबल्स प्रोसेसिंग के बारे में। ठीक है, गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ। आखिर प्रिजर्वेशन है क्या? मैं आपको शुरू करने से पहले एक चीज बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि प्रिजर्वेशन मतलब फ्यूचर यूज के लिए रखना, प्रिजर्व करना। ठीक है, ताकि हम फ्यूचर में इसको यूज कर सके। ठीक है, इसको कहते हैं प्रिजर्वेशन। सिंपल एज दैट, ये सबको पता है, फिर भी मैंने बता दिया। चलो अब जैम, जैम भी एक प्रिजर्वेशन का एक तरीका है। आखिर तो फिर जैम है क्या? यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि ये स्ट्रॉबेरी जैम है। अच्छा ठीक है, तो फिर जैम है क्या? यहाँ पे क्या होता है कि फ्रूट एंड शुगर आर बॉइल्ड। समझ में आ गया आप लोगों को? चलो नेक्स्ट। नहीं नहीं भाई, थोड़ा सा डिटेल में मैं बताने वाला हूँ ना, तो फिर बता के ही जाऊंगा। अब देखो, फ्रूट को तुम काटोगे, काटने के बाद शुगर के साथ, क्या फ्रूट को पहले काटोगे, काटने के बाद अगर आप शुगर के साथ इसको बॉईल करते हो तो फिर वो बन जाता है आपका, क्या बन जाता है? जैम। यस, आपका बन जाता है जैम। मैंने क्या कहा? फ्रूट्स काट करके शुगर के साथ बॉईल करना है आपको, हो जाएगा आपका जैम। ठीक है, ये बाद में हो जाता है, आपका कंसिस्टेंसी डेवलप हो जाता है। ठीक है, ठीक है, कम ऑन, गोइंग टू नेक्स्ट। जेली, जेली आखिर है क्या? यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रूट जूस एंड शुगर बॉल्स। मतलब आप देख पा रहे हो डिफरेंस क्या है जेम जेली में। जेम में तो फ्रूट यूज करते हैं, फ्रूट पीसेस, लेकिन जेली में होता क्या है, आप फ्रूट तो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आप यूज करते हो फ्रूट जूस। फ्रूट जूस के साथ आप शुगर को बॉईल जब करोगे ना, बन जाएगा आपका जेली। ये देखो मैंने जेली भी दिखा दिया। ठीक है, क्या बन जाएगा? फ्रूट जूस के साथ अगर आप शुगर को बॉईल करोगे तो आपका बन जाएगा जेली। सिंपल। जेली थोड़ा सा इलास्टिक जैसा होता है। ठीक है, ये आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। ओके, नाउ पिकल्स है क्या? यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिजर्व इन सॉल्ट, वाइनेगर और सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, प्रिजर्व इन सॉल्ट, वाइनेगर और शुगर सॉल्यूशन। मतलब आप जब भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को सॉल्ट, वाइनेगर और शुगर के साथ, या फिर इससे भी मतलब किसी के साथ भी आप अगर इसको प्रिजर्व करते हो या फिर रखते हो, उसको हम लोग कहते हैं पिकल्स। आप यहाँ पर देख पाओगे मैंने अच्छा पिक्चर्स लगाया है। क्यूकम्बर को प्रिजर्व किया जा रहा है। यहाँ पे क्या यूज किया है वो मत मुझे मत पूछना, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं वहाँ पर क्या यूज किया है। लेकिन मैं वो ये बता सकता हूँ कि वहाँ पर सॉल्ट होगा, अगर सॉल्ट नहीं होगा तो वाइनेगर होगा, वाइनेगर नहीं होगा तो शुगर होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर आप पूछोगे अभी सर यह वाइनेगर क्या है, ठीक है, समझाता हूँ, समझाने के लिए ही मैं यहाँ पर हूँ ना। ठीक है, वाइनेगर क्या है? वाइनेगर में ज्यादा एसिटिक एसिड रहता है। क्या रहता है? वाइनेगर में एसिटिक एसिड रहता है ज्यादा परसेंट, इनफैक्ट 4 से 5% ऐसा कुछ होगा, मुझे ठीक तरह से याद नहीं, लेकिन वाइनेगर में एसिटिक एसिड ज्यादा रहता है। एंड मेन वर्क जो काम करता है वो एसिटिक एसिड का ही काम है वाइनेगर में। ठीक है, गोइंग टू नेक्स्ट। कॉर्डियल, कॉर्डियल आखिर है क्या? कॉर्डियल इज स्पार्कलिंग क्लियर लिक्विड। मतलब क्या है? वो एक लिक्विड है जो कि बहुत क्लियर है। मैंने यहाँ पर एक फोटो रखा है, वो आपको समझा देंगे कि कॉर्डियल होता कैसा है। इट मे नॉट बी रियल कॉर्डियल। ठीक है, ये कॉर्डियल नहीं हो भी सकता है, बस समझाने के लिए मैंने रख दिया है। ओके, गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अभी ये देखो, प्रिजर्वेशन मैंने कहा था कि जैम, जेली, पिकल, ये सब कॉर्डियल होता है। आप जानते हैं जैम के बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा, ठीक है, इतना भी नहीं, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। ये देखो क्या है जैम में, कम से कम टीएसएस आपको 6 से 8 डिग्री ब्रिक्स चाहिए, चाहिए ही चाहिए। कितना चाहिए? 6 से 8 डिग्री ब्रिक्स जैम में चाहिए ही चाहिए। आप बोलोगे सर टीएसएस क्या है? टीएसएस मुझे खुद नहीं पता। अच्छा चलो बताते हो। अच्छा जॉक्स पर, ठीक है, टीएसएस में क्या है? इट इज टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स। आप बोलोगे सर टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स ये क्या है? टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स ये स्वीटनेस बताता है। मतलब अगर जितना टीएसएस ज्यादा होगा उतना ही उसका स्वीटनेस होगा। क्या होगा? स्वीटनेस होगा। सिंपल। टीएसएस क्या है? टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स। मतलब क्या है? कम ऑन, मतलब क्या है? स्वीटनेस। ओके, सिंपल एज दैट। नाउ
जेल में क्या है कि शुगर कम से कम 60 to 70% होना चाहिए। ये मैंने क्या लिखा, एबव 60%, एटलीस्ट 70%। मैं आपको बता देता हूँ, इफ यू फॉलो मेनी बुक्स, अगर आप फॉलो करते हो, एक से ज्यादा बुक फॉलो करते हो, तो आपको ये जरूर मिलेगा कि कहीं मतलब सब बुक्स में वो लोग लिखा है कि 60% एंड अदर बुक्स में लिखा है 70%। सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इट इज इन द रेंज ऑफ 60 to 70%। ठीक है, चलो। अब जेली है क्या, जेली आखिर है क्या? ठीक है, जेली देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मार्मलेट जेली विथ फ्रूट पीसेस। मतलब जेली में अगर आप फ्रूट पीसेस दे देते हो, डाल देते हो, आपको आपका बन जाएगा मार्मलेट। समझ नहीं सर, फिर से कहो ना। ठीक है, मैं कहता हूँ ना। देखो, जेली में अगर आप फ्रूट पीसेस डाल देते हो तो वो हो जाएगा आपका मार्मलेट। क्यों? क्योंकि जेली में तो आपका फ्रूट पीसेस है ही नहीं। ठीक है, अगर फ्रूट पीसेस डाल दिया तो वो हो जाएगा आपका मार्मलेट। ठीक है, तो क्या है, ये जेली में आपका क्रिस्टल फॉर्म होता है, क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है। देखो, अगर आपको इंटरव्यू में ये पूछा जाता है ना, या ये बताओ कि क्रिस्टल फॉर्मेशन जेली में क्यों होता है, तो आपको सीधा से बताना है, डायरेक्टली बता देना है, सर इट इज बिकॉज ऑफ ओवर कुकिंग एंड एक्सेस शुगर। सर यहाँ पे ज्यादा कुकिंग करने की वजह से या फिर शुगर ज्यादा होने की वजह से क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है। सिंपल। ओके, जेली में कम से कम जूस 25% होना चाहिए ही चाहिए। आप बोलोगे सर क्यों? मुझे पता नहीं भाई, मुझे बस ये पता है कि जेली में फ्रूट पीसेस नहीं, बल्कि फ्रूट जूसेस को इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए कम से कम 20% होना चाहिए। ठीक है, तभी उसको हम लोग कहेंगे जेली। अब देखते हैं, पेक्टिन इस शुगर रेशियो कितना होना चाहिए, 1:65। ठीक है, अब ऐसा देखो, आपको सबको पता है कि अगर पेक्टिन इस शुगर रेशियो 1:65 है, इसका मतलब यह है कि अगर पेक्टिन 1 ग्राम होता है, तो शुगर रेशियो आपका होगा 65 ग्राम। ठीक है, शुगर आपका होगा 65 ग्राम। समझ में आया? चलो, गोवा जेली इज प्रिजर्व बाय शुगर। अगर आप गोवा का जेली बनाना चाहते हो, अगर आप गोवा खाने में दिलचस्पी रखते हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप गोवा का प्रिजर्वेशन बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ शुगर। चलो, अच्छा, पिकल। ओके, सो पिकल है क्या, आपको पता ही है पिकल क्या है। यहाँ पर आपको दिखा भी देख रहा, मतलब आपको पिक्चर भी मैंने दिखाया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कम से कम वाइनगर कॉन्सेंट्रेशन मतलब लेस होना चाहिए 2%, लेस देन 2% आपका वाइनगर कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। वाइनगर मैंने क्या कहा था, और इस वाइनगर वाइनगर में क्या है, यस, वाइनगर में है आपका एसिटिक एसिड। ओके, कम ऑन, गोइंग टू नेक्स्ट। सो पिकल प्रिपरेशन करने के लिए आपको चाहिए LAB, लैब चाहिए आपको। ये LAB क्या है, ये लैब है क्या? मैंने गलती से लिख दिया है क्या? नहीं, मैंने तो गलती से नहीं लिखा। LAB का मतलब है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या कहा मैंने? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। जरूरी मतलब जरूरी होता है आपका ये पिकल बनाने के लिए। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज इंपॉर्टेंट और से नेसेसरी फॉर पिकल बनाने के लिए चाहिए आपको LAB या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, ओके। नाउ, आप सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को कैसे नापोगे? हाउ विल यू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट? विद द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सेलोमीटर। क्या है? सालो जो चाहो आप कह लो, लेकिन वो होगा सेलोमीटर। चलो, गोइंग टू नेक्स्ट। केमिकल एजेंट प्रिजर्वेशन के लिए हम कौन सा केमिकल एजेंट यूज करेंगे? केमिकल तो बहुत सारा है, लेकिन ठीक है, डिटेल हम पढ़ेंगे क्या क्या है। अब देखो, ओ बाबा, ये कौन है? इसका नाम है मोमो। ठीक है, ये भी आज हमसे हमारे साथ पढ़ेंगे। अच्छा, चलो, ये देखो, वो भी देख रहा है। अच्छा, तो FPO ने रिकमेंड किया है कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड सोडियम बेंजोएट यूज करने के लिए ऐसे केमिकल एजेंट्स फॉर प्रिजर्वेशन। समझ में आया? मतलब FPO ने कहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड और या फिर सोडियम बेंजोएट आप यूज कर सकते हो किसी फूड को अगर आप प्रिजर्व करना चाहते हो तो। अब FPO कौन है सर? FPO मतलब फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर। ठीक है, वो इफेक्टिव हुआ था 1955 में, और मैंडेटरी हो गया था सबको फॉलो करने के लिए, मतलब के लिए सब के लिए मैंडेटरी हो गया था कब? 2006 में हो गया था। ठीक है, FPO मतलब क्या है? फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर। ठीक है, सिंपल एज दैट। अब गोइंग टू नेक्स्ट, टोमेटो केचप में क्या है? टोमेटो केचप भी एक प्रिजर्वेशन के तरीका होता है। सोडियम केचप में हम क्या यूज करेंगे? सोडियम बेंजोएट। ठीक है, क्या यूज करेंगे? सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड इन टोमेटो केचप। ठीक है, अब पेक्टिन टेस्ट कैसे करोगे? जेल मीटर से। कैसे? जेल मीटर से हम लोग पेक्टिन टेस्ट करेंगे। अब मैंने क्या कहा था,
ये सॉल्ट को कैसे मेजर करोगे? चलो चलो, मैंने कहा था प्रीवियस स्लाइड में। चल, आपको अगर आपको पता है तो कमेंट में जल्दी टाइप करके बता देना। चलो अभी देखो, आइडियल सोडियम बेंजोएट कॉन्सेंट्रेशन, फ्रूट प्रिजर्वेशन। अब मैंने क्या लिखा है देखो, मैंने तो बहुत शॉर्ट में लिखा है, चलो समझा देता हूँ। अगर आप फ्रूट प्रिजर्व करना चाहते हो वो भी सोडियम बेंजोएट से, अगर आप फ्रूट प्रिजर्व करना चाहते हो वो भी सोडियम बेंजोएट से, तो आपको कम से कम 0.06 टू 0.10% सोडियम बेंजोएट चाहिए, ठीक है ना। 0.06 टू 0.10 आपको सोडियम बेंजोएट चाहिए। सिंपल। गोइंग टू नेक्स्ट, क्लास 1 प्रिजर्वेटिव क्या है? शुगर है। सबसे ज्यादा अच्छा प्रिजर्वेटिव क्या है? शुगर है। तो फिर क्लास 2 कौन सा हुआ? क्लास 2 कौन सा हुआ प्रिजर्वेटिव? सॉल्ट? नहीं नहीं नहीं, क्लास 3 ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस क्लास 1 होता है, वो है आपका शुगर। चलो, शुगर ऐसे प्रिजर्वेटिव करने के लिए कम से कम आपको 60% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, ठीक है। मतलब शुगर को अगर आप प्रिजर्वेशन एजेंट की तरह यूज करना चाहते हो तो कम से कम आपका 60% कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। ओके, गोइंग टू नेक्स्ट। देखो, एफपीओ ने तो कहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सोडियम बेंजोएट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ये इस्तेमाल नहीं करना चाहते या फिर आपके पास नहीं है तो फिर आप ये एसिटिक एसिड एक्स्ट्रा यहाँ पर है, एसिटिक एसिड एज ए प्रिजर्विंग एजेंट तुम या फिर ये यूज कर सकते हो। सिंपल एज दैट, ठीक है। मतलब कहना चाहता हूँ कि प्रिजर्वेशन एजेंट, केमिकल एजेंट क्या क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम बेंजोएट एंड एसिटिक एसिड। ये भूलना मत, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं जो जो भी इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। अदरवाइज सब कंप्लीट करना तो इम्पॉसिबल से लगता है, और वैसे भी आपको बुक पढ़ने से भी मिल जाएगा बहुत सारा पढ़ने को, ठीक है। तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट इज एक्सपेक्टेड इन योर एग्जाम, ठीक है। चलो, ये देखो, वो भी खुश हो गए, अब तो सब कुछ खत्म हो गया ना। चलो अब देखो, फ्रूट्स। इडिबल पोर्शन देखो, लीची में जो हम खाते हैं उस इडिबल पोर्शन को क्या कहते हैं? मेसोकर्व। क्या कहते हैं? मेसोकर्व। आप गस कर्व करके याद मत रख लेना, ठीक है। तो क्या है इस मेसोकर्व? हाईएस्ट विटामिन सी कहाँ पर मिलेगा? कौन सा फ्रूट में? बारबाडोस चेरी। क्या है? चेरी, बारबाडोस चेरी। चलो, जामुन में पिगमेंट कौन सा है भाई? एंथोसियानिन है। जामुन में कौन सा पिगमेंट मिलता है? एंथोसियानिन। और मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था? राइस में कौन सा पिगमेंट है? 2 पिगमेंट्स है, एक तो है कैरोटीनॉइड और दूसरा है एंथोसियानिन। अगर आपको याद हो तो, और अगर आपने वीडियो अभी नहीं देखा है तो जाओ जल्दी से देखो। मैंने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर सीरियल प्रोसेसिंग वाला, सीरियल्स, पल्सेस, एनालिसिस प्रोसेसिंग का वीडियो डाला हुआ है, वो आप देख सकते हो। चलो, तो राइपनिंग, जब भी कोई भी फ्रूट राइपन होता है तो केमिकल कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है? आपने देखा होगा बहुत सारा फ्रूट घर में लेके आने के बाद या फिर पेड़ में ही वो ट्री में ही वो राइप हो जाता है। कैसे? क्यों? बिकॉज ऑफ द केमिकल दैट इज नोन एज इथाइलिन। सिंपल एज दैट। सो मैक्सिमम इफेक्ट आपको कौन सा फ्रूट में मिलेगा? वॉलनट में। कहाँ पे मिलेगा? वॉलनट में, ठीक है। अब देखो, अगर आप ग्रेप को प्रिजर्व करना चाहते हो तो फिर आप क्या कर सकते हो? डिहाइड्रेशन कर सकते हो। सर डिहाइड्रेशन ये क्या है? ड्राइंग और डिहाइड्रेशन के डिफरेंस क्या है? बहुत ही इजी है भाई, बहुत ही इजी। अब देखो, ड्राइंग नेचुरल होता है, डिहाइड्रेशन आर्टिफिशियल होता है, ठीक है। ड्राइंग इज अ नेचुरल वन एंड डिहाइड्रेशन इज एन आर्टिफिशियल वन। सिंपल एज दैट। एंड एप्पल एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, एप्पल क्यों ब्राउनिंग हो जाता है? बिकॉज ऑफ वन केमिकल और से वन एंजाइम, देयर इज पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज, ओके। इट इज बिकॉज ऑफ द एंजाइम देयर इज पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज। अब आपको खुद पता होगा कि आप एप्पल को अगर काट करके रखते हो, हाँ, काट करके बस रख देते हो तो फिर वो ब्राउनिंग हो जाता है। कारण क्या है? बिकॉज ऑफ द एंजाइम प्रेजेंट। और उस एंजाइम का नाम क्या है बताओ? पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज। क्या है? पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज की वजह से एप्पल ब्राउनिंग हो जाता है। और यहाँ पे मैंने एप्पल का पिक्चर्स भी दे दिया है। चलो, सो फ्रूट्स होता क्या है? फ्रूट्स आर एक्चुअली रिच इन पेक्टिन। अच्छा, कौन सा फ्रूट है जो पेक्टिन एंड एसिडिक एसिड है वहाँ पे? जामुन। जामुन में ये देखो, जामुन में क्या है? जामुन में आपको पेक्टिन और एसिड ज्यादा मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ज्यादा मिलेंगे। चलो, फ्रूट्स फ्रूट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। फ्रूट्स फ्रूट्स कहते हो, सॉरी सॉरी, वेजिटेबल्स, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर देखो, ऑनियन को अगर आप स्टोर करना चाहते हो तो उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए? 70 to 75। अगर आप ऑनियन को स्टोर करना चाहते हो तो फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए? इट इज अराउंड 70 to 75%। अच्छा, चिलीज आपको खाने से आपको कौन सा विटामिन मिलेगा? विटामिन ए एंड सी। कौन सा विटामिन?
विटामिन ए एंड सी। आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ। विटामिन ए अगर आपके पास नहीं है, अगर आप विटामिन ए या फिर चिली से कह लो चाहो, पापाया में भी विटामिन ए होता है लेकिन चिलीज आप नहीं खाते, पापाया नहीं खाते, मैंगो नहीं खाते, तो फिर आपको विटामिन ए डेफिशिएंसी हो जाएगा और होने की वजह से आपको क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस। बहुत ही कॉमन है, सबको पता है नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगा। बहुत सारा और डिजीज भी है लेकिन आपको मैक्सिमम जो अभी कॉमन है वही है, विटामिन ए डिफिशिएंसी होने से आपका नाइट ब्लाइंडनेस होगा, मतलब रात को आपको अच्छी तरह से दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और विटामिन सी भी नहीं मिलेगा अगर आपको आप चिलीज नहीं खाते हो तो, आई मीन कम खाते हो तो। विटामिन सी नहीं होने से क्या होता है, स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी होता है। अच्छा, कैरेट में क्या मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा। अच्छा, और ऑनियन पिंक कलर होता क्यों है, व्हाई इट इज पिंक कलर ऑनियन, इट इज बिकॉज ऑफ द यू नो क्यूसर्टिन। अरे ये क्या है, क्यूसर्टिन, अच्छा जो भी हो, ठीक है। याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप ब्लेंचिंग क्यों करते हो, वेजिटेबल्स को ब्लेंचिंग करते क्यों हो, क्योंकि आपको माइक्रोब्स को मारना है, इनएक्टिवेट करना है माइक्रोब्स को, या फिर वेजिटेबल्स को आप सॉफ्ट करना है। क्या है, फिर से कहो ना प्लीज। अच्छा, कहता हूँ, ब्लेंचिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम माइक्रोब्स को इनएक्टिवेट करना है, या फिर उस माइक्रोब्स को रिमूव या फिर हटा देना है, या फिर वेजिटेबल्स को सॉफ्ट करने के लिए, सिंपल एज दैट। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हेलो, सुन रहे हो क्या, अगर सुन रहे हो तो अच्छा है। चलो, ओके, सो प्रोटेक्टिव फूड्स, देखो वेजिटेबल्स है ना, वो उनको हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स। क्यों सर, क्यों कहते हैं हम वेजिटेबल्स को प्रोटेक्टिव फूड, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलेगा वेजिटेबल्स एंड मिनरल्स जो कि बहुत जरूरी होता है हमारे बॉडी के लिए, फॉर मेंटेनिंग फॉर मेंटेनिंग फॉर मेंटेनेंस ऑफ आवर हेल्थ। ये वेजिटेबल्स बहुत ही फायदेमंद होता है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा विटामिन एंड मिनरल्स। ओके, सो पोटैटो में आपको मिलेगा हाई कैलोरीफिक वैल्यू। सीधी सी बात है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, व्हाट इज कैलोरीफिक, इज एनर्जी, ठीक है। एनर्जी कहाँ से आता है, फैट से ज्यादा आता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस वन प्रोटीन। सो फैट्स में ज्यादा ये होता है, क्या कहते हो, एनर्जी, एंड दैट एनर्जी, ये क्या कहते हो, पोटैटो में ज्यादा है क्योंकि पोटैटो में ज्यादा ये होता है फाइबर, या फिर नहीं, ये नहीं, आप कह सकते हो कि पोटैटो में ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू मिलता है। एंड कैलोरीफिक वैल्यू को आप कैसे नापोगे, वो है बॉम्स कैलोरीमीटर से। ओके, कैसे नापोगे, बॉम्स कैलोरीमीटर, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, फिर भी आपको पता होना चाहिए, एस यू आर एक्सपीरियंस ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, राइट। ओके, सो टेंड्रोमीटर, टेंड्रोमीटर से हम क्या कर सकते हैं, हम पी का सॉफ्टनेस मेजर करते हैं। पी का सॉफ्टनेस हम कैसे मेजर करते हैं, टेंड्रोमीटर से। ओके, सो कुकुरमीन, कुकुरमीन आप देखते ही ये मत सोच लेना कि ये क्यूकम्बर से मिला है, नहीं नहीं भाई साहब, रुको जरा, ठीक है। कुकुरमीन हमें मिलता है आपके टर्मरिक से, कहाँ से, टर्मरिक से। ओके, अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ठीक है। चलो, वर्ल्ड फूड डे कब हुआ है, 16 अक्टूबर। आप खुद देख पा रहे हो कि 16 अक्टूबर में वर्ल्ड फूड डे हुआ है, इट इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड फूड डे। आपको मैं अभी बताता हूँ कि 16 अक्टूबर को कैसे याद रखना है। देखो, वर्ल्ड फूड, फूड में डबल ओ है ना, तो फिर अक्टूबर में ओ, अक्टूबर, ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। सर 16 को कैसे याद रखूं, ये भी मैं ही कहूँ। देखो, मैं जितना हो सकता था मैंने कह दिया, वर्ल्ड फूड डे आपको याद रखना है एस अक्टूबर, 16 अक्टूबर। 16 आप कैसे, क्यों, वो मुझे मत पूछना। चलो, ये देखो वर्ल्ड फूड डे, ठीक है, मैंने दिखा दिया आपको ताकि आप याद रख पाए अच्छी तरह से। ओके, फादर ऑफ फूड प्रिजर्वेशन है कौन, निकोलस एपर्ट। निकोलस एपर्ट क्यों है फादर ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, क्योंकि उसने ये फूड कैनिंग भी किया है, फूड मतलब, हाँ, ये कैनिंग का जो है ना फादर, या फिर कैनिंग का जो आविष्कार किया है वो निकोलस एपर्ट नहीं किया है। उसकी वजह से शायद, शायद मुझे पता नहीं, उसकी वजह से शायद फादर ऑफ फूड प्रिजर्वेशन हो गया हो निकोलस एपर्ट। समझ आया, शायद आप आज साइकिल बना लो, मतलब साइकिल तो बन गया ऑब्वियसली, अगर आप पहले साइकिल बनाते तो फिर फादर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपका नाम हो जाता क्योंकि आपने साइकिल बनाया। ऐसे ही कुछ यहाँ पर हुआ है, उसने कैनिंग का इन्वेंशन कर दिया, वो फादर ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, फादर ऑफ फूड प्रिजर्वेशन हो गया। जॉक्स अपार्ट। चलो, ओके, ऑनियन पंजेंसी क्यों है, व्हाई इज अ केमिकल दैट इज प्रेजेंट इन ऑनियन दैट मेक्स इट पंजेंट, या फिर पंजेंसी क्यों होते हैं ऑनियन में, क्योंकि एलाइल प्रोपाइल डिसल्फाइड है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑनियन को काट दिया है,
ठीक है। तो क्या है, ऑनियन पंजेंसी क्यों है? बिकॉज ऑफ एल्लाइल प्रोपाइल डिसल्फाइड। ओके, देखो वेजिटेबल्स में क्या है, फ्रूट्स में ज्यादा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आपको मिलेगा डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स क्यों चाहिए हमें? क्योंकि वो कॉलन कैंसर से हमें बचाता है। कॉलन कैंसर कहाँ पर मिलता है? इट इज इन और स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन में मिलता है शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद, ठीक है। तो दिस वेजिटेबल्स एंड फाइबर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में आपको डाइटरी फाइबर्स मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको कॉलन कैंसर से बच, मतलब इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कॉलन कैंसर, ठीक है, सिंपल एज दैट। अच्छा, ये देखो, लाइव पीलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगर आपको लाइव पीलिंग करना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, तो फिर तो फिर आपको 5% कॉस्टिक सोडा देना है, उसके बाद आप इसको ठंडा कर देना है। उसके बाद क्या है, 5% कॉस्टिक सोडा देना है, उसके बाद आपको ठंडा कर देना है, हो जाएगा आपका लाइव पीलिंग। ओके, सो अब ये देखो, वेजिटेबल्स ऑफ 20th सेंचुरी हम किसको कहते हैं? विंग्स बीन को। किसको कहते हैं? बीन है वो, और उसका नाम है विंग्स बीन। वेजिटेबल्स ऑफ 20th सेंचुरी कौन है भाई? विंग्स बीन, ठीक है। ये देखो विंग्स बीन, मैंने फोटो भी डाल दिया है। ये देखो विंग्स बीन क्यों है? क्योंकि वो थोड़ा सा ये है ना, क्या फ्लैट जैसा है, इसलिए विंग्स बीन नाम हो गया, शायद शायद, ठीक है। आप, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका।